अजीब हो, ये सारे गहने ऐसे ही छोड़ के यहाँ चले गए थे। मैंने देखा तो सोचा कि समेट लेती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तरंग कला संबंध तथा कला बंध योग के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी बातों को बताने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बता देते हैं, जिसके बारे में दोस्तों जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों तरंगों के कला संबंध तथा कला अबंध योग के बारे में हम बताते हैं। तो हम लोग दोस्तों इस अनुच्छेद में हम दो तरंग के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न व्यक्तिकरण के चित्रांन पर विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपको याद होगा कि हमने कक्षा 11 में पाठ्य पुस्तक में अध्ययन 15 में अध्यारोपण के सिद्धांत का विवेचना किया था। दोस्तों, ये बातें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में व्यक्तिकरण का समस्त क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी माध्यम में एक विशिष्ट बिंदु पर अनेक तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन इनमें से प्रत्येक तरंग के विस्थापनों के सदिश के बराबर होता है। दोस्तों, सदिश योग होता है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि दो सुइयां S1 तथा S2 की कल्पना करें और इसका जो आएगा दोस्तों L बराबर 2I। यहीं दोस्तों हम लोग प्रकाश का जो कला संबंध तथा कला अबंध योग है इसके बारे में मतलब L बराबर 2I आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग। यंग के प्रयोग के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी बातों को बताएंगे कि आखिरकार जो यंग थे, यंग ने किस प्रकार से अपना प्रयोग दिखाया था, प्रयोग किया था। यंग के प्रयोग के भी बारे में दोस्तों हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम प्रकाश तरंग का उपयोग करके व्यतिकरण पर विचार करेंगे। हम लोग दोस्तों ये जो मतलब प्रकाश तरंग है इसका उपयोग करके हम लोग व्यतिकरण पर भी विचार करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम व्यतिकरण के बारे में भी आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। यदि हम दो सूची छिद्रों को प्रदीप्त करने के लिए दो सोडियम लैंपों का उपयोग करते हैं तो हमें कोई व्यतिकरण फ्रिज नहीं देगी। ऐसा इस तथ्य के कारण एक सामान्य स्रोत से उत्सर्जित होने वाले तरंगों में कोटि के समय अंतरालों पर दोस्तों आकस्मिक काला परिवर्तन होता है। अतः दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित काला परिवर्तन मतलब काला संबंध नहीं होता है। ये दोस्तों जो काला संबंध असंबंध होते हैं, जैसे कि पहले अनुच्छेद में हम लोगों ने दोस्तों विवेचना किया था, ऐसा होने पर पर्दे पर तीव्रताएं जुड़ जाती है। इंग्लैंड के भौतिकी शास्त्री टॉमस यंग ने बहुत सारे दोस्तों बातें बताया था। इंग्लैंड के जो मतलब शास्त्री थे। चलिए हम इंग्लैंड के इन शास्त्रियों के बारे में भी आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। दोस्तों,
कि आखिरकार ये जो इंग्लैंड के शास्त्री टॉम्स थे, इन्होंने क्या बताया था। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी इसके बारे में देते हैं। तो इन्होंने दोस्तों, इनका कहना था कि मतलब इन्हें एक अन्य सूची छिद्र से प्रदीप्त किया, जिसे एक दीप्त स्रोत से प्रकाशित किया गया था। दोस्तों ये भी बात आप लोगों ने दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को जान लिया। और चलिए हम लोग इसके बारे में आप लोगों को दोस्तों कुछ जानकारी मतलब देंगे, जो बहुत सारा मतलब महत्वपूर्ण जानकारी वाला बात होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों, जो यंग के प्रयोग द्वारा हम लोग जो समीकरण निकला, यंग के प्रयोग द्वारा समीकरण को दोस्तों हम लोग x बराबर x n बराबर n+1/2 और लैम्डा d/d हम लोग कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों चित्र 10.13 की भांति पर्दे पर अदीप्त तथा दीप्त बैंड दिखलाई देते हैं। दोस्तों ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी एकल झिरी नए स्रोत की तरह कार्य करता है, जहां से प्रकाश विस्तारित होता है। यंग के पहले भी प्रारंभिक प्रयोगकर्ता, जिसमें न्यूटन भी शामिल थे, उन्होंने दोस्तों यंग जो थे उन्होंने बताया था। यंग के मतलब ध्यान में आ चुका था कि प्रकाश संकीर्ण छिद्रों तथा झिरियों से विस्तारित होता है। यह कोने से मुड़कर उस क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है जहां हम छाया की अपेक्षा करते हैं। दोस्तों इन प्रभावों जिन्हें विवर्तन कहते हैं, केवल तरंग धारणा के उपयोग से ही उचित रूप से समझ सकते हैं। आखिर आपको कोने के पीछे से किसी को बात करते हुए उसकी ध्वनि तरंगों को सुनकर शायद ही आश्चर्य हुआ होगा। दोस्तों जब यंग के प्रयोग के एक वर्णी स्रोत से प्रकाशित द्विझिरी को एक संकीर्ण एकल झिरी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो एक ब्रांड पैटर्न दिखाई पड़ता है। ये भी बात आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जानकारी वाला बात यहाँ पे आप लोगों के लिए जानने के लिए मिला। इन दोनों क्रमागत दोस्तों दीप्त एवं अदीप्त क्षेत्रों, जिनमें तीव्रता से दूरी
होने पर कम होती जाती है। इसको समझने के लिए चित्र 10.15 देखिए, जिसमें ये चौड़ाई की एकल झिरी पर अविलंब पड़ने वाले समानांतर किरण पुंज को दर्शाया गया है दोस्तों। चित्र 10.15 में आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें देखने के लिए मिला है। उसके अलावा हम आप लोगों को दोस्तों और सारी जानकारियाँ देंगे इसके बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगा। तो विवर्तित प्रकाश आगे रखे एक पर्दे पर आपतित होता है। झिरी का मध्य बिंदु एम है। बिंदु एम से गुजरने वाली और झिरी के तल के अविलंब सरल रेखा पर्दे को बिंदु सी पर मिलती है। हमें पर्दे के किसी बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों, जैसे पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। हम लोग दोस्तों पहले जो चर्चा किए हैं उस चर्चा के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देते हैं, जो जानकारी आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो बिंदु एम से गुजरने वाली झिरी के तल से अविलंब सरल रेखा बिंदु सी पर मिलती है। हमें पर्दे में किसी बिंदु पर पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो एन पी माइनस एल पी बराबर एन क्यू होता है दोस्तों। ये सब बातें इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे एकल झिरी विवर्तन पैटर्न का अवलोकन के बारे में। एकल झिरी जो विवर्तन पैटर्न होता है उसका हम लोग अवलोकन करने वाले हैं। इस अवलोकन को अगर आप लोग जानेंगे तो यह अवलोकन भी आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए हम इस अवलोकन के बारे में भी आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियाँ को दे देते हैं। तो एकल झिरी विवर्तन पैटर्न को स्वयं ही देखना आश्चर्यजनक रूप से सरल है। आवश्यक उपकरण अधिकांश घरों में पाया जाता है। 2 रेजर ब्लेड अथवा एक पारदर्शक कांच का विद्युत बल्ब। दोनों ब्लेडों को इस प्रकार पकड़ जाता है कि उनमें किनारे में समानांतर हो और दोनों के बीच एक संकीर्ण झिरी बने हैं। यह सरलता से अंगूठे तथा अंगुलियां के द्वारा भी किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद झिरी के समानांतर झिरी को फिलामेंट के समानांतर रखिए। आखिरकार हम लोग अगर झिरी जो होता है, झिरी को दोस्तों हम लोग फिलामेंट के समानांतर रखते हैं तो क्या होगा, चलिए हम अब आप लोगों को इसके बारे में भी बातें बताते हैं दोस्तों। इस प्रकार के बातें भी मतलब बहुत आप लोग जानना चाहते होंगे कि अगर हम लोग झिरी को फिलामेंट के सामने रखेंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग दोस्तों किसी भी झिरी को मतलब फिलामेंट के सामने रखेंगे तो दोनों मतलब यदि आप चश्मा पहनते हैं तो उसका उपयोग करें। झिरी की चौड़ाई तथा किनारों की समानांतरता के कुछ संयोजन से दीप्त तथा अदीप्त बैंडों के साथ पैटर्न दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सभी बैंड की स्थिति तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जो भी दोस्तों बैंड होता है, सभी प्रकार के बैंडों का जो भी मतलब स्थिति होता है वो स्थिति दोस्तों तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आप लोगों ने दोस्तों बिल्कुल सही सुना। और ये जो बातें मैंने बताया ये सब बात भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी जानकारियाँ दे देते हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जानकारी वाला जानकारियाँ है। तो इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि
लाल तथा नीले के लिए फिल्टर का उपयोग से फ्रीजें अधिक स्पष्ट हो जाएगी दोस्तों। लाल तथा जो मतलब नीले होते हैं उसके लिए बहुत ही आसानी से दोस्तों हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं फ्रीजे को। अब चलिए दोस्तों हम आप लोगों को और सारी मतलब इसके बारे में जानकारियाँ दे देते हैं। तो इस प्रयोग में तंतु प्रथम स्रोत मतलब भूमिका निभा रहा है। अब हम लोग दोस्तों प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता के बारे में बात करेंगे। जितने भी दोस्तों हम लोग प्रकाशिक यंत्र को देखते हैं उन यंत्रों का विभेदन क्षमता क्या होता है, उन यंत्रों के विभेदन क्षमता के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो चलिए हम उन यंत्रों के विभेदन क्षमता के बारे में आप लोगों को दोस्तों जानकारियाँ दे देते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को भी दोस्तों जानना काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए हम उन यंत्रों के विभेदन मतलब जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं उन सभी प्रकाशिक यंत्रों के हम विभेदन क्षमता के बारे में ही आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो हमने दूरदर्शकों के बारे में चर्चा की थी। दूरदर्शी का कोणीय विभेदन इसके अभिदृश्यक से निर्धारित होता है। अभिदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में जो तारे विभेदित नहीं हो पाते हैं वे नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन द्वारा भी विभेदित नहीं हो सकती है। नेत्रिका का प्रारंभिक उद्देश्य अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब को और अधिक आवर्धित करना है दोस्तों। ये भी बात जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हम आप लोगों को दोस्तों चलिए और सारी जानकारी देते हैं। तो ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार किरण पुंज एक बिंदु पर फोकसित हो गए, तथापि विवर्तन के कारण भी दोस्तों प्रभावों में बहुत सारे दोस्तों मतलब बदलाव होते हैं। ये भी बात पूरा का पूरा दोस्तों जानकारी वाला बात आप लोगों को यहाँ पे जानने के लिए मिला दोस्तों। जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया है। विवर्तन के प्रभावों को अध्ययन करते समय फोकस जो होता है वो फोकस समतल पर बनाने वाले पैटर्न को एक ही केंद्रित करता है दोस्तों। और इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी मतलब जानकारियाँ देते हैं इसके बारे में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण